ना तो तुम किसी की माँ हो, ना ही किसी की पत्नी। थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से, बिग बॉस से। मांग में सिंदूर, आंखों में मस्ती और चेहरे पर वो सदाबहार मुस्कान, बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को दुनिया इन्हीं नजरों से देखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म सिलसिला की इस हीरोइन की असली जिंदगी किसी डरावने सपने से कम नहीं थी? सोचिए, 15 साल की उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी जब सेट पर एक सीन के नाम पर सारी हदें पार कर दी गईं और वो रोती रहीं, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ उनका अधूरा किस्सा तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको उस काली रात का सच पता है जब उनके पति ने उन्हीं के दुपट्टे से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी? उस घटना के बाद दुनिया ने रेखा को वैम्पायर और डायन तक कह दिया था। विनोद मेहरा के घर पर हुए अपमान से लेकर अक्षय कुमार के साथ जुड़े विवादों तक, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उनके बेडरूम में सिर्फ उनकी सेक्रेटरी फरजाना को ही जाने की इजाजत क्यों है? क्या सच में वो किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं? आज हम रेखा की बायोग्राफी के वो पन्ने पलटेंगे जिन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सच आपको अंदर तक झकझोर देगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चैप्टर 1, वो बच्ची जिसे पिता ने कभी अपनाया नहीं। दोस्तों, रेखा की कहानी की शुरुआत किसी आलीशान महल से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते और पहचान के संकट से होती है। तारीख थी 10 अक्टूबर 1954। चेन्नई, तब का मद्रास, में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया भानुरेखा गणेशन। लेकिन दुख की बात यह थी कि इस बच्ची के जन्म पर खुशियां नहीं मनाई गईं, बल्कि इसे दुनिया से छिपाया गया। इसकी वजह थे उनके पिता जेमिनी गणेशन। जेमिनी गणेशन तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थे, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था। लेकिन असल जिंदगी में वे अपनी बेटी को अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं थे। रेखा की मां पुष्पावली, जो खुद एक तेलुगु अभिनेत्री थीं, उन्होंने जेमिनी गणेशन से प्यार किया था। लेकिन जेमिनी पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने पुष्पावली से कभी आधिकारिक तौर पर शादी नहीं की। नतीजा यह हुआ कि नन्ही रेखा को बचपन से ही नाजायज होने का ताना सुनना पड़ा। सोचिए, उस छोटे से मन पर क्या बीतती होगी जब स्कूल के फॉर्म में पिता का नाम भरने की बारी आती थी और वो जगह खाली रह जाती थी। रेखा ने कई इंटरव्यूज में यह दर्द बयां किया है कि वो कैसे घंटों तक खिड़की पर बैठकर इंतजार करती थीं कि शायद उनके पिता उनसे मिलने आएंगे। कभी कभार वो आते भी थे तो सिर्फ कुछ पलों के लिए, जैसे कोई अजनबी किसी से मिलने आया हो। पिता का प्यार तो दूर, उन्हें पिता की पहचान तक नसीब नहीं हुई। यही वो अकेलापन था जिसने रेखा के अंदर एक खालीपन भर दिया, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए वो पूरी जिंदगी प्यार की तलाश में भटकती रहीं। चैप्टर 2, बचपन की कुर्बानी और ग्लैमर्स की दुनिया। अक्सर हम सितारों की चमक देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का अंधेरा हमें दिखाई नहीं देता। रेखा को एक्ट्रेस बनने का कोई शौक नहीं था। वो तो एक साधारण लड़की की तरह स्कूल जाना चाहती थीं, दोस्तों के साथ खेलना चाहती थीं और अपनी माँ की गोद में सोना चाहती थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। घर में खाने के लाले पड़ रहे थे और जुए की लत की वजह से परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। ऐसे में 12 से 13 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रेखा को स्कूल से निकालकर मेकअप के ढेर के नीचे दबा दिया गया। मां पुष्पावली ने रेखा को फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। रेखा ने एक बार रोते हुए कहा था, मुझे स्कूल जाना था, मुझे वो कैमरे की लाइटें नहीं चाहिए थीं, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें जबरदस्ती मुंबई भेज दिया गया, एक ऐसा शहर जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी था। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, उन्हें तौर तरीके नहीं पता थे। शुरुआती दिनों में इंडस्ट्री ने रेखा का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि कांटों से किया। उस समय रेखा का रंग सांवला था और वजन थोड़ा ज्यादा था। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और को स्टार्स ने उनका मजाक उड़ाया। उन्हें काली कलूटी और बदसूरत बत्तख कहा गया। सोचिए, एक 13 से 14 साल की बच्ची जो पहले ही परिवार का बोझ उठा रही है, उसे रोज अपने रंग रूप के लिए ताने सुनने पड़ते थे। कई बार वो रात को अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोती थीं, लेकिन सुबह फिर से चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर सेट पर पहुंच जाती थीं। यह उनके संघर्ष का वो दौर था जिसने उन्हें पत्थर दिल बना दिया। चैप्टर 3, अनजाना सफर।
और वो 5 मिनट का खौफ। इन अनुभवों के बावजूद रेखा ने हार नहीं मानी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर इस दुनिया में टिके रहना है तो खुद के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को ही अपनी आवाज बना लिया। कैमरे के सामने वह सिर्फ किरदार नहीं निभाती थीं, बल्कि अपने जज्बात भी उसमें उतार देती थीं। आने वाले सालों में रेखा ने कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं की। कभी वह मजबूत महिला के रूप में दिखीं, तो कभी चुपचाप सब सहने वाली किरदार बनी। शायद यही वजह थी कि दर्शकों को उनके अभिनय में सच्चाई नजर आती थी। लोग उनके किरदारों से जुड़ाव महसूस करते थे, क्योंकि उनमें दर्द भी था और हिम्मत भी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं था, खासकर महिलाओं के लिए। नए कलाकारों के पास न तो सही जानकारी होती थी और न ही कोई सहारा। ऐसे माहौल में अगर कोई लड़की आगे बढ़ पाई तो उसके पीछे उसकी मेहनत और सहन शक्ति ही थी। चैप्टर 4, बदलाव की आंधी और 2 अनजाने। इस घटना के बाद रेखा ने ठान लिया कि वो अब बेचारी बनकर नहीं रहेंगी। उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया। 1970 के दशक के मध्य तक आते आते रेखा ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया। उन्होंने योगा सीखा, डाइट पर ध्यान दिया, मेकअप की बारीकियां सीखीं और अपनी हिंदी सुधारी। सांवली और मोटी कही जाने वाली लड़की अब बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस डीवा बन चुकी थी। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री हुई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। फिल्म थी 2 अनजाने, 1976। यहीं से बॉलीवुड के सबसे चर्चित और रहस्यमयी अफेयर की शुरुआत हुई। उस समय अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। उनकी शादी जया बहादुरी से हो चुकी थी, लेकिन रेखा और अमिताभ की जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। कहा जाता है कि अमिताभ के आने से रेखा की जिंदगी में ठहराव आ गया। वो जो पहले सेट पर देर से आती थीं, काम को गंभीरता से नहीं लेती थीं, अब अमिताभ को इम्प्रेस करने के लिए वक्त की पाबंद हो गईं। रेखा ने अपनी मांग में सिंदूर लगाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर पूरी इंडस्ट्री हैरान थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह फैशन है, लेकिन दुनिया जानती थी कि यह सिंदूर किसके नाम का है। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब रेखा सिंदूर लगाकर पहुंची और अमिताभ से मिली, तो कैमरों ने वो पल कैद कर लिया जो आज भी इतिहास है। चैप्टर 5, सिलसिला। और जया बच्चन का वो डिनर, रेखा और अमिताभ का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन यह रिश्ता समाज की नजरों में गलत था। यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला 1981 के लिए एक ऐसी कास्टिंग की जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अमिताभ, जया और रेखा तीनों एक ही फिल्म में, और कहानी भी उनकी असल जिंदगी जैसी, पति, पत्नी और वो। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर खामोशी छाई रहती थी। जो डायलॉग्स आप फिल्म में सुनते हैं वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, बल्कि उनके दिल का दर्द था। लेकिन इस सिलसिले का अंत होना तय था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमिताभ शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर थे, तब जया बच्चन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। रेखा डरते डरते वहां पहुंची। उन्हें लगा कि शायद झगड़ा होगा, तमाशा होगा, लेकिन जया ने बहुत प्यार से उनका स्वागत किया, खाना खिलाया, घर दिखाया। पूरा शाम सामान्य गुजरी, लेकिन जब रेखा वापस जाने लगीं, तो जया ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और सिर्फ एक वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जिसने रेखा की दुनिया हिला दी। जया ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। उस एक लाइन ने रेखा को समझा दिया कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। वो जान गईं कि अमिताभ कभी अपना परिवार तोड़कर उनके पास नहीं आएंगे। और वहीं उस रात यह प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। चैप्टर 6, विनोद मेहरा और वो चप्पल कांड। अमिताभ से अलग होने के बाद रेखा पूरी तरह टूट चुकी थीं। उन्हें सहारे की जरूरत थी। उस दौर में उनका नाम जुड़ा एक्टर विनोद मेहरा से। विनोद मेहरा रेखा को बहुत चाहते थे। खबरों की माने तो दोनों ने गुपचुप तरीके से कोलकाता में शादी भी कर ली थी। लेकिन जब विनोद अपनी नई नवेली दुल्हन रेखा को लेकर मुंबई अपने घर पहुंचे, तो वहां जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। विनोद मेहरा की मां, रेखा की सास, ने रेखा को घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया। वे रेखा के पुराने इतिहास और नाजायज होने के ठप्पे से नफरत करती थीं। कहा जाता है कि गुस्से में आकर उन्होंने अपनी चप्पल निकाल ली और रेखा को मारने के लिए आगे बढ़ीं। उन्होंने रेखा को गंदी गालियां दी और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। विनोद मेहरा अपनी मां के सामने कुछ नहीं बोल पाए। वे खड़े होकर तमाशा देखते रहे। रेखा का स्वाभिमान फिर से चकनाचूर हो गया। जिस प्यार और सम्मान की तलाश में वो वहां गई थीं, बदले में उन्हें सिर्फ अपमान और धक्के मिले।
उन्होंने उसी वक्त उस रिश्ते को खत्म कर दिया जो उन्हें इज्जत नहीं दे सकता था। चैप्टर 7, मुकेश अग्रवाल और वो काली रात। अब हम आते हैं उस अध्याय पर जिसे रेखा की जिंदगी का सबसे काला सच कहा जाता है। प्यार में बार बार मिली नाकामियों के बाद रेखा बस घर बसाना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि कोई उन्हें रेखा द स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में प्यार करे। इसी तलाश में उनकी मुलाकात हुई दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से। मुकेश रेखा के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने रेखा को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें कमी थी, ध्यान, तोहफे और शादी का वादा। जल्दबाजी में साल 1990 में दोनों ने शादी कर ली। रेखा को लगा कि आखिरकार उन्हें अपना हमसफर मिल गया, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद रेखा को एक भयानक सच पता चला। मुकेश अग्रवाल गंभीर डिप्रेशन के शिकार थे। वे मानसिक रूप से स्थिर नहीं थे और बहुत भारी दवाइयां लेते थे। यह बात रेखा से शादी से पहले छिपाई गई थी। मुकेश अक्सर अजीब व्यवहार करते थे, कभी बहुत प्यार जताते तो कभी बहुत गुस्सा करते। रेखा इस रिश्ते में घुटने लगी। उन्होंने मुकेश से दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने काम के लिए मुंबई वापस आ गईं। और फिर आई वो मनहूस तारीख, 2 अक्टूबर 1990। रेखा उस समय अमेरिका में थीं। दिल्ली में मुकेश अग्रवाल ने अपने फार्म हाउस में रेखा के ही दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जाने से पहले उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था जिसमें रेखा को जिम्मेदार ठहराया गया हो, लेकिन दुनिया को तो बस एक मौका चाहिए था। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे देश में रेखा के खिलाफ नफरत की आंधी चल पड़ी। अखबारों की हेडलाइंस थीं, द ब्लैक विडो। मुकेश की मां ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा, वो डायन मेरे बेटे को खा गई। लोगों ने रेखा के पोस्टर फाड़े, उनकी फिल्मों के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें वैम्पायर कहा। बॉलीवुड के कई लोगों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर ने कहा था, रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के माथे पर कलंक लगा दिया है। सोचिए उस महिला की स्थिति जिसने अपना पति खोया और उसे ही कातिल और डायन कहा जा रहा था। यह वो दौर था जब कोई और होता तो शायद टूट कर बिखर जाता या खुदकुशी कर लेता, लेकिन रेखा खामोश रहीं। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने इस जहर को भी पी लिया। किताब में यह भी जिक्र है कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल को भी फरजाना का यह दखल पसंद नहीं था। कुछ लोग दबी जुबान में कहते हैं कि रेखा और फरजाना के बीच सिर्फ मालकिन और सेक्रेटरी का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक लिव इन रिलेशनशिप जैसा है। फरजाना को कई बार मर्दाना कपड़ों में रेखा के पीछे चलते देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि रेखा की मांग का सिंदूर किसी मर्द के लिए नहीं बल्कि अपनी इसी पहचान और पसंद के लिए है। हालांकि रेखा ने हमेशा फरजाना को अपनी बहन और सोल सिस्टर बताया है। सच क्या है? क्या फरजाना रेखा की रक्षक हैं जिन्होंने उन्हें दुनिया की बुरी नजरों से बचाया, या फिर वो रेखा की तन्हाई की वजह है? यह एक राज है जो बांद्रा के उस बंगले की 4 दीवारी में कैद है। चैप्टर 8, दर्द जो उमराव जान बन गया, द पेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्ट। दोस्तों, रेखा की जिंदगी में जितने तूफान आए, उन्होंने उस दर्द को जाया नहीं होने दिया बल्कि उसे अपनी कला में ढाल लिया। अक्सर कहा जाता है कि टूटा हुआ दिल सबसे बेहतरीन कला पैदा करता है और रेखा इसकी जीती जागती मिसाल है। 1981 में आई फिल्म उमराव जान इसका सबसे बड़ा सबूत है। कहा जाता है कि जब रेखा ने उमराव जान का किरदार निभाया तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थीं, बल्कि वो अपनी ही जिंदगी जी रही थीं। फिल्म का वो मशहूर गाना, ये क्या जगह है दोस्तों, रेखा की असल जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक ऐसी औरत जिसे प्यार तो बहुत लोगों ने किया लेकिन अपनाया किसी ने नहीं। इस फिल्म के लिए रेखा ने उर्दू सीखी, कत्थक की बारीकियां समझी और अपनी आंखों से वो अभिनय किया जिसने उन्हें नेशनल अवार्ड दिलवाया। आलोचक जो कल तक उन्हें बदसूरत बदतख कहते थे, वो अब उनकी अदाकारी के कायल हो गए थे। इसके बाद आई फिल्म खून भरी मांग। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि रेखा का दुनिया को जवाब था। फिल्म में जैसे आरती हीरोइन धोखा खाने के बाद एक नए रूप में वापस आती है और बदला लेती है, वैसे ही असल जिंदगी में पति की मौत और मीडिया ट्रायल के बाद रेखा ने एक जबरदस्त वापसी की। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ गॉसिप मैगजीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं जो गिरकर संभलना जानती हैं।
उनका करियर यह सिखाता है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ बिखर रही हो तो अपने काम को इतना मजबूत कर लो कि दुनिया आपको आपकी कामयाबी से पहचाने, आपकी नाकामियों से नहीं। चैप्टर 9, सिंदूर का रहस्य और कांजीवरम की शान। रेखा की कहानी उनके लुक्स और स्टाइल के बिना अधूरी है। आज जब वो 70 साल की हो चुकी है, तब भी रेड कारपेट पर उनका जलवा कायम है। लेकिन उनकी कांजीवरम साड़ियां, बालों में महकता गजरा और मांग का गहरा सिंदूर सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक बगावत है। अक्सर हमारा समाज विधवा औरतों या अकेली औरतों से उम्मीद करता है कि वो सफेद कपड़े पहने, रंगहीन जीवन जिएं और कोने में पड़ी रहें। लेकिन रेखा ने इस नियम को तोड़ दिया। उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना अपनी मांग में सिंदूर भरा। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो सिंदूर क्यों लगाती हैं जबकि उनकी शादी नहीं हुई, तो रेखा ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया था, मैं उस सिंदूर से अपनी ही शादी रचाती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ और यह लाल रंग मेरी ऊर्जा और मेरी सकारात्मकता का प्रतीक है। आज नई जनरेशन की एक्ट्रेस दीपिका हो या आलिया, सब रेखा को अपनी प्रेरणा मानती है। वो जब भी किसी अवार्ड शो में आती हैं तो सबको गले लगाती है, माँ जैसा प्यार देती है। शायद वो दूसरों को वो प्यार दे रही हैं जो उन्हें खुद कभी नहीं मिला। रेखा ने हमें सिखाया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप आईने में खुद को कैसे देखते हैं। और रेखा आज भी आईने में एक रानी को देखती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस रेखा की जिसे दुनिया सिर्फ चमकते हुए पर्दे पर देखती है। एक नाजायज बेटी से लेकर शोषण का शिकार हुई किशोरी तक, अमिताभ की प्रेमिका से लेकर काली विधवा कहलाने वाली पत्नी तक, रेखा ने जिंदगी के इतने रंग देखे हैं जितने शायद किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में भी नहीं होते। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उस संघर्ष को दिखाना था जो चमक धमक के पीछे छिपा होता है। रेखा के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया? बचपन में पिता का प्यार न मिलना, सेठ पर हुआ वो दुर्व्यवहार, या फिर पति की मौत के बाद लगा डायन का दाग? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी हैरान कर देने वाली जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।